गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी मेंस पेपर जनरल स्टडीज पेपर 4 जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता की जो हमारी क्लासेज चल रही है दोस्तों, उसमें हम टॉपिक नंबर 4 में है। टॉपिक 1, 2, 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, दिस विल बी द वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारा टॉपिक, उसका जो 1 सेकंड, जो हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अवधारणा को देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि EI है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। डेनियल गोलमैन जो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, डेनियल गोलमैन साहब को हमने देखा था कि उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या 5 घटक बताए थे। फिर आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रशासन और शासन व्यवस्था में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक समझ है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या प्रयोग हैं, और साथ में हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब जुड़ जाइए। पीछे वाले टॉपिक्स में अगर दोस्तों किसी को भी टॉपिक 1, 2, 3, टॉपिक 4 का भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और आज फ्राइडे है, अगली क्लास हमारे जैसे मंडे को होगी। आप सबको पता है कि हमारी क्लासेज सोमवार से शुक्रवार लाइव एट 2 PM। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 1, 2, 3 में कोई भी इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जितनी भी आपकी समस्या होंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेरी होगी, सबको एड्रेस करेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों आज देखेंगे हम कि प्रशासन और शासन व्यवस्था में भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। प्रशासन और शासन व्यवस्था में भावनात्मक समझ के क्या प्रयोग है, क्या अनुप्रयोग है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये चार्ट आपके लिए इसलिए बनाते हैं दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि इससे ना एंड मोमेंट पर जब एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो रिवाइज करना, रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाता है, और पिक्टोरियल मेमोरी है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी दिमाग में रहती है। तो देखो दोस्तों, अब प्रशासक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, IAS, IPS जो भी है। ठीक है, अब दोस्तों प्रशासक की क्या क्या भूमिका रहती है। प्रशासक निर्णय लेता है, डिसीजंस लेने होते हैं उसको बहुत सारे, एज ए DM, एज ए SP, एज ए और हायर लेवल पर जाए सेक्रेटरी या जो भी, और बहुत सारे कार्य करता है अपने ऑफिस में। अब जब वो बहुत सारे निर्णय लेता है, बहुत सारे कार्य करता है, तो इस समय दोस्तों उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सारी समस्या आती है, कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर आते हैं, काम का भी प्रेशर होता है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं, दबाव का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, संसाधनों का अभाव रहता है, उसका भी सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी कुछ विशेष घटनाओं का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए इमीडिएट कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, ठीक है, कोई आतंकवादी घटना हो गई, बहुत सारी विशेष घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों इन सब से निपटने के लिए ना एक सिविल सर्वेंट में EI, इमोशनल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है। अगर आला दर्जे की आप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो ये सब जो समस्या है, चुनौतियां हैं, दबाव है, कठिनाई है, इन सबको आराम से निपट सकते हो इनसे। ठीक है, फिर दोस्तों कुछ टाइम ऐसा आएगा प्रशासन में, आप जब आपकी ऑफिस में कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे डिलेमाज उत्पन्न होंगे, कुछ ऐसे द्वंद्व उत्पन्न होंगे। द्वंद्व क्या होता है, डिलेमा, द्वंद्व हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। टॉपिक नंबर जो 6 है ना हमारा, उसमें है नैतिक दुविधाएं, डिलेमा जो है वो हम टॉपिक नंबर 6 में डिटेल में देखेंगे, क्या दुविधाएं होती है, क्या द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए, द्वंद्व का मतलब है दोस्तों किन्हीं दो चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो कि यार ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो है डिलेमा, द्वंद्व। अब मान लीजिए कानून और अंतरात्मा में कोई डिलेमा आ रहा है किसी प्रशासक या सिविल सर्वेंट के, कि यार कानून ये कह रहा है और मेरे जो अंतरात्मा है वो ये कह रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब कानून और अंतरात्मा का द्वंद्व है, या फिर हो सकता है पर्सनल हित, आपके पर्सनल इंटरेस्ट और आपके सामाजिक हित,
पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें भी डिलेमा हो सकता है कि कौन सा चूज करूं। तो इन सब से निपटने के लिए भी दोस्तों ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत आवश्यक है, ये सबसे भी। फिर कई बार दोस्तों आप जॉब करते टाइम आपको जीवन में हताशा होगी, निराशा हाथ लगेगी, तनाव उत्पन्न होगा, इस सब से निपटने के लिए भी ईआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा। यानी एक शासक प्रशासक के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अहम रोल है। और देखिए दोस्तों, अब जो प्रशासक होता है भाई, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं ना, कुछ ड्यूटी, कुछ उसके अधिकार होते हैं। अब जो इसके अधिकार हैं वो इसकी पावर होती है एक तरीके से। मान लो आप डीएम लगे हुए हो, तो एज ए डीएम आपकी कुछ पावर है, कुछ शक्तियां है, कुछ अधिकार है आपके पास, आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं ना। तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई बहुत ही सहायक होगी एक प्रशासक के लिए। तो ये दोस्तों ओवरऑल हम कई सारे पॉइंट्स अगर देखें तो ये शासन और प्रशासन में ईआई का इंपॉर्टेंस है एक प्रशासक के जीवन में। अब देखो, इसको एक केस स्टडी के माध्यम से समझिए दोस्तों। केस स्टडीज पे हम बहुत डिटेल में क्लासेस लेंगे, उन कैसे सॉल्व करेंगे केस स्टडीज, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, क्या अप्रोच होनी चाहिए केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, उसका पूरे मार्गदर्शन की आपकी क्लासेज होंगी कई सारी। बट देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी, इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई केस स्टडी है। मान लीजिए दोस्तों, किसी फीमेल की, किसी महिला का कोई पुत्र सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। अब वो महिला अपने सगे संबंधियों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आके और ट्रैफिक जैम कर देती है, ठीक है, सारा आवागमन जो है, ट्रांसपोर्ट है, वो ठप कर देती है रोड पे आके, सड़क पे। और जो बच्चे की डेड बॉडी है उसको भी वहीं रख लेती है। मान लीजिए उनकी डेड बॉडी को, बच्चे की जो उनकी बेटा था उसकी डेड बॉडी वहीं रखी हुई है, और शासन प्रशासन को जो थाना लगता है, उस थाना पुलिस फोर्स जो सिटी एसपी है, थाने में भी इन्फॉर्म कर दी गई है, और सिटी एसपी को भी इन्फॉर्म मिल गई है, यानी जो वहाँ के एसपी हैं। अब एसपी साहब वहाँ पर आते हैं मान लीजिए घटनास्थल पर। अब दोस्तों घटनास्थल पर अगर एसपी साहब आते हैं तो उनके पास 3-4 विकल्प हो सकते हैं यहाँ पर। पहला विकल्प उनके साथ क्या हो सकता है दोस्तों, आते ही वो सड़क जाम को हटाने के लिए लाठीचार्ज करवा दे, कि जो भी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है सब में लाठीचार्ज करो और सबको निकालो। कर सकते हैं ना, क्योंकि सड़क जाम करना गैर कानूनी है, तो ऐसा वो कर सकते हैं एसपी साहब। एक विकल्प हो सकता है उनके पास ये। दूसरा विकल्प उनके पास हो सकता है कि जो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको धमकी भरी भाषा में बात करें उनसे, कि सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, अभी लाठीचार्ज पहले ऑप्शन लाठीचार्ज करवा दे, दूसरे वाले में लाठीचार्ज नहीं करवा रहे, बट ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो हट जाइए और एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, सबको अरेस्ट करवा देंगे, या फिर लाठीचार्ज करवा दूंगा। ये सब धमकी भरी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं एसपी साहब। 2 ऑप्शन ये हो सकते हैं। एक तीसरा विकल्प और हो सकता है दोस्तों एसपी साहब के पास, कि जो पीड़ित महिला है और उसके जो परिजन हैं, जो जिनके साथ वो सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, जिनके साथ वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, उनसे दुख और सहानुभूति प्रकट करें अपनी। पहले उनको हमने पढ़ाया था ना टॉपिक नंबर 2 में, परसुएशन पावर, समझाने बुझाने की पावर। अपनी परसुएशन पावर का वो यूज करें और उनको समझाएं बुझाएं, उनको बताएं कि जो दोषी है, जिन्होंने ये सब किया है, मान लो जो भी हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ था, उनको शीघ्र से शीघ्र उनको आश्वासन दें कि उनको हम शीघ्र से शीघ्र अरेस्ट कर लेंगे, दोषी को सजा दिलवाएंगे। प्लस साथ में उनके प्रति एम्पैथी, सिंपैथी, समानुभूति, सहानुभूति, दुख प्रकट करें, उनको समझाएं कि मुझे भी दुख है ये जो सब हुआ है इस सब के लिए। ये एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है। फिर समुचित कार्रवाई का उनको भरोसा दिलाएं कि प्रॉपर कार्रवाई होगी, उन पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट फिलहाल के लिए आप रास्ता जाम जो किया हुआ है ये खोल दीजिए। तो इस प्रकार उन्हें और विश्वास में लेकर परसुएशन पावर के माध्यम से, जो हमने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ाया था, परसुएशन, धारणा, समझाना बुझाना, उसके माध्यम से सड़क जाम को खुलवाने का वो प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से एसपी साहब ने कोई ऑप्शन चुना होता, तो दोस्तों हम यहाँ पर कहते हैं कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जो एसपी साहब है उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव है, ठीक है। बट मान लीजिए उन्होंने तीसरा पॉइंट ऑप्ट किया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस उनके अंतर्गत है। तो ये केस स्टडी आपको बस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए है, ठीक है, उसका शासन प्रशासन में क्या उपयोग होता है उसको समझाने के लिए समझाइए। अब पहले दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत हो सकती है बताइए कमेंट करके, क्या दिक्कत हो सकती है पहले दूसरे ऑप्शन में। अब दोस्तों पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो ले लिया आपने कि लाठीचार्ज करवा दिया, उनको धमकी भरी भाषा में आप समझा रहे हो। बट दोस्तों देखिए, अगर पहला और दूसरा ऑप्शन अगर एसपी साहब इन विकल्प को अगर चुनेंगे तो इनमें क्या दिक्कत है, दोष क्या है, विकल्पों में क्या है, क्या इसके विपक्ष में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ये सब हम करेंगे तो भाई जिनके महिला जो है, उनका परिवारजन है, उनके बेटे की डेथ हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब
सड़क दुर्घटना में हुई है, तो उस समय उनका जो क्रोध है, उनका जो आवेश है, उनका जो दुख है, वो भी जायज है ना एक बार के लिए। तो किसी के भी घर में अगर ऐसी घटना हो जाएगी तो वो जो क्रोध कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गवर्नमेंट को सुनाने के लिए कि जब ट्रैफिक जाम कर दिया, तो वो भी एक बार के लिए ठीक है। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो अगर पहला दूसरा हम विकल्प चुनेंगे तो क्या होगा, हम उनको करेंगे, वो पहले से ही क्रोध में है, आवेग में है, तो वो रिटेलिएट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, भीड़ है वहां पर, वो भी रिटेलिएट करेगी। तो पहले ही एक डेथ हुई है सड़क दुर्घटना में, हो सकता है जो आप लाठीचार्ज करवा रहे हो कुछ और बातें आगे बढ़ जाए तो 2-4 जनों की और भी डेथ हो सकती है। तो एक जो डेथ हुई थी उसको सुलझाने गए थे एसपी साहब, बदले में 2-4 और दिक्कत हो गई, वहाँ 2-4 लोगों की और जान चली गई, या किसी को शारीरिक रूप से आहत हो सकती है, लाठी लगेगी तो कहीं सर में चोट आ सकती है। यानी कि समस्या बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, अगर पहला और दूसरा विकल्प अगर वो चूज करते हैं तो। और तीसरा विकल्प ये सबसे ठीक विकल्प है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ये किसी तरीके के माध्यम से बस बताया आपको, ठीक है, कि कैसे शासन प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा सब आपको, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अब देखो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे भाई क्या क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से शासन प्रशासन में क्या, एक प्रशासक के अंदर क्या डेवलप होता है, क्या गुण आ सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। अब दोस्तों जो संवेगात्मक बुद्धि है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इसके माध्यम से जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है, IAS IPS जो भी है, उनमें दोस्तों सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। नागरिकों के साथ भी वो सहयोग की भावना रखेंगे, अपने कॉलीग के साथ भी वो सहयोग की भावना रखेंगे, अपने सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर हैं उनके साथ भी वो सहयोग की भावना रखेंगे, अपने सीनियर जो ऑफिसर हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके सहयोग करने की भावना रखेंगे। समायोजन की क्षमता उनके अंतर्गत विकसित हो जाती है, ठीक है, समायोजित करके चलेंगे। आपका जो संगठन है उसमें समायोजन लेके आएंगे, आपका जो डिपार्टमेंट है। संवेदनशीलता उनके अंतर्गत आ जाती है दोस्तों, सेंसिटिव होंगे किसी भी मामले को लेकर। मान लीजिए महिलाओं का कोई मामला है, बच्चों का कोई मामला है, तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव रहेंगे। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन उनके अंतर्गत रहेगा दोस्तों, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो। परानुभूति कल हमने देखा था, एम्पैथी, समानुभूति, परानुभूति जिसको बोलते हैं, एम्पैथी रहेगी उनके अंदर, रहेगी ना। फिर संबंधों का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप का मैनेजमेंट। भाई अब रिलेशनशिप उनका नागरिकों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, अपने सहकर्मियों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, अपने सीनियर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, उस सबको भी वो ठीक से प्रबंध करेंगे। नेतृत्व की भावना, लीडरशिप उनके अंदर बहुत अच्छी आ जाएगी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो। ये सब दोस्तों, जैसे नेतृत्व की भावना में कल हमने MS धोनी को डिस्कस किया था, महेंद्र सिंह धोनी किए थे ना डिस्कस, ये हाई लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस है उनके अंदर, भय हो, दबाव हो, इतने सारे प्रेशर हो, और वो एकदम कैप्टन कूल इसलिए तो बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसमें दोस्तों, एक बार जो नेपोलियन बोनापार्ट है उनकी लीडरशिप वाला जो है, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना जा रही थी और आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में, वो सेना के सामने खड़ा था। तो सेना को लगा कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, तो सेना में निराशा का भाव था कि इसको कैसे पार करेंगे, रुक गई सेना, हताश थी। तभी नेपोलियन बोनापार्ट आए सामने और एक शानदार मोटिवेशनल स्पीच दी, खुद को भी मोटिवेट किया, सेना को भी मोटिवेट किया कि सामने कुछ नहीं खड़ा है, ऐसे सोचिए कोई पर्वत नहीं है, और देखते देखते सेना पार कर गई आल्प्स पर्वत को। तो ये क्या है दोस्तों, नेतृत्व की भाव वो है, क्षमता है, लीडरशिप है उसके अंतर्गत। तो जो लीडर ऐसा होगा जो अपनी टीम को साथ में लेके चलेगा, उनको भी मोटिवेट करेगा, खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से संभव है। उच्च संवेगात्मक बुद्धि से युक्त जो अधिकारी होगा दोस्तों, जिसमें हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, वो विपरीत परिस्थिति भी आ जाएंगी ना, कोई जो परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं है, विपरीत परिस्थिति है, उनमें भी निराश नहीं होगा, निराश नहीं होता है। समस्याओं को चुनौती के रूप में लेता है, कोई भी समस्या आई है उसको एज ए चुनौती लेगा कि अरे मेरे सामने चुनौती है, इसको हल करना है, ऐसे नहीं सोचेगा कि उससे चुनौती से भाग निकलो। स्वयं पहल करते हुए अपने सहकर्मियों को, अभी बताया था कॉलीग्स को, सहकर्मियों को भी मोटिवेट करता है, जिम्मेदारी पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है। ये सब दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रयोग है। और दोस्तों लोगों की समस्याओं को भी धैर्यपूर्वक सुनता है, पेशेंस के साथ सुनेगा, कोई उसके पास आया है तो कि इसकी क्या समस्या है, इसकी क्या समस्या है, सब डिस्कस करेगा। संवेदनशीलता का परिचय देता है। और सबसे बड़ी बात जो उसकी होगी दोस्तों, वो कोई भी डिसीजन लेना है उसको, शासन प्रशासन में किसी से बात कर रहा है, कोई डील करनी है, तो जज्बात ही होकर डिसीजन नहीं लेगा, जज्बात में आकर डिसीजन नहीं लेगा कि एकदम जज्बात में आया, आवेग आया और वो जज्बात में होकर कोई भी कदम उठा लेगा, नहीं, वो ऐसे ही स्टेप लेगा जो जनता के लिए उपयोगी हो। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो जज्बाती होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस है तो शासन प्रशासन में से जन भागीदारी बढ़ेगी।
और देखते हैं इसमें, तो कानूनों, जो भी कानून है, नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में परसुएसिव कम्युनिकेशन, ये रहा परसुएसिव कम्युनिकेशन, उत्पादक संचार। परसुएसिव कम्युनिकेशन मीन्स, परसुएशन पावर तो हमने बताई थी आपको, समझाना बुझाना, परसुएशन किसी को, जैसे अभी यहाँ पर समझा बुझा रहे थे एसपी साहब, तो उसमें परसुएसिव जो कम्युनिकेशन होगा, समझाने बुझाने का जो संप्रेषण होगा, जो कौशल होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो आदमी होगा उसके अंतर्गत उनका उपयोग करते हुए लोगों को सहभागी बनाता है। इससे जन केंद्रित शासन की अवधारणा को लागू करने में आसानी होती है। ठीक है, ईआई जो है इमोशनल इंटेलिजेंस प्रशासकों में दोस्तों जो भी इनोवेशन है, नवाचार के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न करती है। ये रिजिड नहीं बनाती है उनको किसी भी चीज के लिए, कुछ नवाचार इनोवेटिव होने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी भी उनको प्रदान करती है इमोशनल इंटेलिजेंस। नई नई तकनीकों का प्रयोग करने में वो जनहित में करता है, नई नई तकनीकों का उपयोग। गुड आफ्टरनून राकेश। ठीक है, और दोस्तों प्रशासनिक क्रियाकलापों के संपादन में कई बार क्या होता है, संसाधनों का अभाव होता है ना, रिसोर्सेज नहीं होते, कई बार रिसोर्सेज कम है और दबाव ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, रिसोर्सेज नहीं है, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है शासन प्रशासन में। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चुनौती आ रही है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो इस प्रेशर के भय और दबाव के वशीभूत होकर संतुलन नहीं खोएगा। अगर जिस प्रशासनिक अधिकारी में इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपने संतुलन को नहीं खोएगा, इसकी बजाय वो क्या करेगा, अपने जो इमोशंस हैं, जो दबाव भय आ रहा है, उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उनको प्रबंधित करेगा और फिर विवेकपूर्ण ढंग से वो कार्य करने में, विवेकपूर्ण ढंग से वो कार्य करेगा। ये है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इसके शासन प्रशासन में कुछ उपयोग और प्रयोग। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें खुद भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही पॉइंट्स है, और भी खूब सारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये देखिए एक डायग्राम के माध्यम से, अगर लो इमोशनल इंटेलिजेंस है, एक आईक्यू होता है दोस्तों, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोटेंट, आईक्यू होता है, एक ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशेंट, और ये आईक्यू। तो जिसका लो ईक्यू होगा, इमोशनल क्वोशेंट, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, एग्रेसिव होगा, है ना, बार बार एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ी सी बात हुई एग्रेसिव हो जाएगा, काफी डिमांडिंग होगा, इगोइस्टिकल होगा, सेल्फिश होगा, पुअर लिसनर होगा। ये सारी क्वालिटीज इधर लिखी हुई है, जो स्लो होगा, पैसिव होगा, अनरिस्पॉन्सिव व्यक्ति होगा। ठीक है, हार्ड टू प्लीज, ये सब जिसका लो ईक्यू है, लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होगा, जिसका हाई ईक्यू है, इमोशनल क्वोशेंट जिसका हाई है, वो एम्बिशियस व्यक्ति होगा, डिसीजिव होगा, एंथुजियास्टिक होगा, चार्मिंग होगा, परसुएसिव होगा, रेजिस्टेंट टू चेंज नहीं होगा, उसमें पेशेंस होगा। ठीक है, गुड लिसनर होगा, वो केयरफुल होगा। ये सब पॉइंट्स आप देख लेना, लो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि भावनात्मक जो समझ है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, कल हमने कॉन्सेप्ट जैसे देखा था, आज शासन प्रशासन में देखा, अब इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे विकसित किया जा सकता है। मान लो किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो, बार बार एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने आवेग संवेगों को आप खो देते हैं, मतलब जैसे कुछ कोई दिक्कत आती है, तो उसको कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। उसकी कुछ, जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि भाई आप कुछ प्रेरक प्रसंग पढ़िए, कुछ सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, जिससे आपको लगेगा कि यार हाँ, इन लोगों ने इतना सब किया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उनकी जीवनी पढ़िए, गांधी जी है, उनकी जीवनी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, प्रेरक प्रसंग पढ़िए, जो कुछ मोटिवेशनल प्रसंग आते हों, सफल लोगों की जीवनी का अध्ययन, इसके माध्यम से इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है। हितोपदेश और पंचतंत्र, इस पर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। हितोपदेश और पंचतंत्र की जो बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, उनका पठन और नाटक के रूप में मंचन किया जा सकता है, बच्चों को उनको सुनाया जा सकता है कि आप ऐसे पढ़िए, उनको सिखाया जा सकता है। तो धीरे धीरे बचपन से ही इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, तो वो आगे जाके भी अच्छा रहेगा। आत्म मूल्यांकन के माध्यम से, सेल्फ इवेल्युएशन के माध्यम से भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। अब सेल्फ इवेल्युएशन में क्या होगा भाई, उसमें क्या करते हैं अपन सेल्फ इवेल्युएशन में, अपनी कमियों को जानते हैं। तो अपनी कमियों को जान जाओगे, आपकी मुझ में ये कमी है यार, तब मुझे ऐसा होता है, तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अपनी क्षमताओं को क्या जानोगे सेल्फ इवेल्युएशन में कि यार मेरे अंदर ये क्षमता है, ये मुझ में कमियां है। फिर असफलता, कुछ मान लीजिए कहीं ऐसे आप असफल हुए हो, तो असफलता के कारणों को जानो। सेल्फ इवेल्युएशन में यही तो करते हैं। पीटी नहीं निकल रहा है तो कारणों को जानिए, मेंस नहीं निकल रहा है तो कुछ आपके क्या कारण है उन पर काम कीजिए, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है तो उस पर काम कीजिए। यही तो होता है भाई, जो असफलता का कारण है उनको जानिए, उसे दूर करने का उपाय निकालिए।
और गलती होने पर उसका मनन करो कि यार यहाँ मिस्टेक हुई थी मुझसे और अब मुझे आगे इसके लिए क्या करना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेटली डेवलप होगी। और वो गलती हुई है तो क्यों हुई थी उस पर विचार करो, कैसे हुई थी, कहाँ दिक्कत आई थी उस पर विचार करो, ठीक है। और ऐसा फिर आगे संकल्प करो कि यार आगे मैं इस मिस्टेक को जो अभी जो मैं सोचा हूँ किया हूँ ये मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा इसको। तो इससे ईआई का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ परिस्थितियां निर्मित, ये बहुत काफी अच्छा पॉइंट है दोस्तों, मतलब कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दीजिए। केस स्टडीज क्या है, वही तो है, कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दे के फिर आप पूछिए तो उससे पता लगेगा। उससे पूछिए आप इस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, इससे भी डेवलप होती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, कल वो नेवले वाला एग्जांपल लिया था ना, तो मान लीजिए नेवले वाली जो कहानी थी उस कहानी को आप किसी व्यक्ति को सुनाओ, बच्चे को सुनाओ, जिसको भी सुना रहे हो, सुनाने के बाद उससे पूछो कि आप इस स्थिति में क्या करते। तो उस नेवले वाली कहानी में हो सकता है जैसे आप पूछो बच्चे से तो बोलेगा कि क्रोध में मैं नेवले की हत्या तो नहीं करता, नेवले को नहीं मारता, मैं पहले देखता कि नेवले के मुंह में आसपास खून क्यों लगा हुआ है, यही बोलता कहानी को सुन के यार नेवले को क्यों मार दिया वो उसके बाद। तो ये जो टेक्निक है आप परिस्थितियां निर्मित कीजिए, कुछ सिचुएशन, कोई केस स्टडी टाइप जो ऐसी कहानियां है पंचतंत्र हितोपदेश में जो दी हुई है, ऐसी कहानियों के माध्यम से फिर पूछिए कि आप इसमें क्या डिसीजन लेते, तो इससे भी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, ठीक है। और पारिवारिक वातावरण, सदस्यों का आपसी संबंध, विद्यालय का वातावरण, अध्यापक की कार्यप्रणाली, ये सब भी दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के विकास पर इंपैक्ट डालते हैं और इनसे भी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारी स्कूल के कॉलेज से हमारी ईआई जो है डेवलप होती है। और दोस्तों मेन जो है बालकों की जो संवेगात्मक शक्ति है दोस्तों, खेलकूद, खेलकूद से दोस्तों टीम लीडर की भावना, टीम की भावना, परस्पर सहयोग की भावना, सद्भावना, पेशेंस आता है, धैर्य आएगा तो ईआई ऑब्वियस सी बात है, धैर्य है तो ईआई है, ठीक है। खेलकूद से ही सीखते हैं, खेलकूद हो गए, नाटक हो गए, संगोष्ठी हो गए, वाद विवाद की प्रतियोगिता हो गई, कुछ करंट अफेयर्स जो समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो गई, कुछ रोचक और कुछ कहानी, इनके माध्यम से ये सब ईआई का डेवलपमेंट किया जा सकता है। और भारतीय संस्कृति में दोस्तों बात करें तो महत्वपूर्ण शील गुणों जैसे बड़ों का सम्मान करना, है ना, देखभाल करना, अध्यापकों के प्रति श्रद्धा का भाव, ये सब भी क्या है हमारे जो सांवेगिक जो इमोशनल जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उनको इंगित करता है, ठीक है। इन सब से भी ये डेवलप होता है। जैन दर्शन में देखें तो संवेगों का प्रबंधन कैसे, जो जितेंद्रिय बोला था, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, संवेगों का रेगुलेट नियमन करने वाले व्यक्ति को जितेंद्रिय कहा था। तो इससे भी क्या होता है दोस्तों, अंतर्व्यक्ति जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो सब मेंटेन रहते हैं, ईआई से डेवलप होती है। भारतीय धर्म में विभिन्न धर्म, वो वाला धर्म DHRM में जो हमने बेसिक्स वाली क्लास में देखा था धर्म, उसके माध्यम से भी ईआई डेवलप होती है। फिर भारतीय दार्शनिक परंपरा में और बात करें तो अज्ञान और राग द्वेष को जीवन के दुखों का मूल कारण माना गया है। और फिर जैन दर्शन में त्रिरत्न की अवधारणा बताई गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगर इनको फॉलो करेंगे तो यही डेवलप होगा, ठीक है। मनुष्यों के आचरण के नियमन, बौद्ध दर्शन में भी दोस्तों पंचशील की अवधारणा दिखाई दी थी। योग जो है, योग दर्शन में प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम करते ना, उसके माध्यम से भी पेशेंस आता है, धैर्य आता है, ईआई डेवलप होती है। फिल्मों के माध्यम से, जैसे अभी बता रहे थे नाटक, मंचन, फिल्मों के माध्यम से भी ईआई का विकास संभव है। आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में फिल्म सहयोगी होती है। अपने संवेगों को उचित समय पर उचित प्रकार से अभिव्यक्त करने का अभ्यास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपके जो इमोशंस हैं जो है उनको कब आपको दिखाना है वो आप खुद डिसाइड करोगे ना कि मुझे, हाँ ऑब्वियसली बात है अभ्यास से आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से होगा, वैसे नहीं होगा। तो उसका अभ्यास होना चाहिए, उससे भी ईआई डेवलप होती है। जैसे अरस्तु का एक बहुत ही फेमस कोट है, देखिए कितना अच्छा कोट है, पढ़ के देखिए। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, यह बहुत आसान है भाई। क्रोध, एंगर क्या है, बहुत जल्दी आप किसी ने कुछ बोला तुरंत गुस्सा कर लो, गुस्सा करने में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, बहुत आसान है, परंतु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, उनका ये फेमस कथन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। उनका था, क्या कह रहे हैं कि क्रोध करना तो बहुत आसान है, कोई भी क्रोध कर सकता है, लेकिन जो क्रोध कर रहे हो आप किस व्यक्ति पर दिखा रहे हो, अब कितनी मात्रा में क्रोध दिखाना है, कितनी मात्रा में करना है, और किस समय पर करना है, और उसका प्रयोजन क्या है, क्यों दिखा रहा हूं,
और किस ढंग से मुझे क्रोध करना है, इसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना ये आसान नहीं है, बट अभ्यास से ये संभव है। अरस्तु ने ये भी कहा था, अभ्यास से ये संभव है। प्रैक्टिस, जितना हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होगा, एक आला दर्जे की, एक हाई लेवल की अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी व्यक्ति में, तो ये संभव है बिल्कुल। उसको पता रहेगा कहाँ कितना एंगर दिखाना है, कहाँ कितना नहीं दिखाना, किसको कैसे डील करना है, किस व्यक्ति से कैसे डील करना है। और दोस्तों तभी तो ईआई के बताते ना विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग है दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में इसके ईआई के आयाम है, डायमेंशंस बहुत बड़े हैं इसके। प्रशासन, शासन प्रशासन में भी है, घर में भी दोस्तों देखिए, आपका घर परिवार है, वहाँ भी इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। अब कोई इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, तो जो पारिवारिक संबंध है उनको भी बहुत अच्छे से निर्वहन करेगा, उसको पता है किसके सामने क्या बोलना है, कैसे करना है, ये सब। ठीक है, तो ये भावनात्मक समझ को विकसित करने का अरस्तु का हमने फेमस कोट देखा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 4 जो है वो आज फिनिश। टॉपिक नंबर 5 जो है इसको हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों। पहले देखेंगे कि भारत के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान देखेंगे, फिर हम विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, मतलब इसमें यूपीएससी ने बस ये लिख दिया है, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा दार्शनिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा विचारक पढ़ना है। चाहे पढ़ते पढ़ते आप इसमें 6 महीने लगा दीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, इतना ब्रॉड टॉपिक है, कितने ही सारे फिलोसफर हैं, और पूरे विश्व के और भारत के सब के लिख दिए, भारत के भी पढ़ने, विश्व के भी पढ़ने। तो इतना ब्रॉड टॉपिक हो सकता है कि इसको पढ़ते ही रहो, खत्म ही नहीं होगा कभी। बट इसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा, एक लिमिट, एक दायरा फिक्स करना पड़ेगा कि यार इतना इतना हम पढ़ेंगे। अब उस लिमिट और दायरे को कौन डिसाइड करेगा? यूपीएससी के PYQs। तो हम देख लेंगे दोस्तों कि भाई 2013 से लेके 2023 तक यूपीएससी ने लगभग इर्द गिर्द किसके सवाल पूछा है, उन विचारकों को पढ़ लेंगे, उन्हीं फिलोसफर्स को पढ़ लेंगे। इंडियन फिलोसफी और विचारकों में बात करें तो हम फिलोसफी में हम गीता दर्शन पढ़ लेंगे, और चारवाक का दर्शन भी देख लेंगे, जैन देख लेंगे, बौद्ध दर्शन देख लेंगे, वेदांत देख लेंगे। ठीक है, नैतिक विचारकों, और टॉपिक 1 का भी था ना हमारा, जो नेता, प्रशासक, सुधारक, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। गांधी जी हैं, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। और विश्व के विचारकों में जाएं तो हम दोस्तों सोफिस्ट देख लेंगे, कुछ विचारक। फिर सोफिस्ट के बाद ग्रीक दार्शनिक जो भी डिस्कस कर रहे थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये देख लेंगे। इमैनुअल कांट देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी सवाल है, पूछा हुआ है यूपीएससी ने। और उपयोगितावाद, JS मिल और बेंथम, उनको देख लेंगे। ब्रेडले देख लेंगे, हीगल देख लेंगे, और क्या बचता है, जॉन लॉक देख लेंगे, उसका न्याय का सिद्धांत और वो सब। यानी कि इनको जो जो, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमने बताया, बट जो जो लगता है कि हाँ इन पर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और कोट बेस्ड जो सवाल आते हैं, कोटेशन बेस्ड, कोटेशन दे देते हैं एक और पूछते हैं इसके किसके माध्यम से, उसमें भी दोस्तों इन सब का जो ये टॉपिक है काफ़ी इसका रोल रहेगा। तो इसको हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते, मिलेंगे हम मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।